देखो हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग फ्रेम की बात करते हैं, ठीक है ना भाई। हमारे पास में दो अलग अलग फ्रेम हैं, ठीक है। ये एक फ्रेम जो है मैंने मान लिया है, यहाँ पे एक फ्रेम जो है, इस फ्रेम का नाम मैं मान लेता हूँ एस फ्रेम है। ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, ये वाला जेड है, ये ओरिजिन ओ है। और एक फ्रेम जो है मैंने यहाँ पे एक और मान लिया है, इस फ्रेम को मैंने इसी फ्रेम के अलोंग माना है डायरेक्शन में। एक्स डैश फ्रेम हो गया, वाई डैश फ्रेम हो गया और जेड डैश फ्रेम हो गया। ये वाला ओरिजिन ओ डैश हो गया। इस फ्रेम का नाम एस डैश मान लेते हैं। कई बार हम इसको एस प्राइम भी बोलते हैं। ये आपका एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, या फिर एस प्राइम बोलते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। इस फ्रेम में और इस फ्रेम में केवल इतना ही फर्क है, हम लोगों ने इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को हमने एस प्राइम मान लिया या फिर एस डैश मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है, एक पॉइंट है वो रेस्ट पे है। कोई भी पॉइंट है वो कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है। अब ये जब रेस्ट पे होगा ये वाला पार्टिकल, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा बताओ, 0 होगा। ये वाला रेस्ट पे होगा तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, ये वाला जो फ्रेम है ये रेस्ट फ्रेम है। कौन सा फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम है, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि ये वाला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन इस फ्रेम के बारे में क्या है, ये वाला फ्रेम जो है विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या बताई इसने कि ये वाला फ्रेम है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका एक फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है तो वो आपका नॉन इनर्शियल हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो वाले फ्रेम के लिए हमारे वाला फ्रेम इनर्शियल ही माना जाएगा, और इस वाले फ्रेम के लिए ये वाला फ्रेम भी इनर्शियल ही माना जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इस फ्रेम की, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, 0। जब वेलोसिटी किसी फ्रेम की 0 होती है तो उस बॉडी पे जो भी पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। फिर से बता देता हूँ आपको कि अगर हम लोग चाय पी रहे हैं, अगर एक बॉडी है, कार जो है, गाड़ी जो है, ट्रेन जो है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वहाँ पे जो है खड़े होकर आराम से चाय पी सकते हैं बिना छल के। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0। भाई पानी अगर या चाय अगर बिखर जाएगी उसका एक रीजन होता है नेट फोर्स उसके ऊपर लगना। फोर्स लगता है तभी उसके ऊपर गड़बड़ होती है, नेट फोर्स नहीं लगेगा तो आपका सब कुछ करेगा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर आपका यहाँ पे अपने को एक काम की बात यही समझनी है कि एस डैश जो है आपका फ्रेम वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एस डैश फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन दिस इज कंसिडर एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वाला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कंसिडर किया जाएगा फॉर दिस फ्रेम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। एस फ्रेम के लिए एस डैश फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब कंसिडर करेंगे, ओनली व्हेन दिस फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आ गई बात समझ में, कुछ बात पल्ले पड़ी आपके, ठीक है ना। अब देखो, इसके लिए आप एक कंडीशन लेके चलेंगे। इसके लिए आप क्या लेके चलोगे, एक कंडीशन लेके चलोगे। वो कंडीशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर आपका ये वाला फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके लिए ये वाला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और इसके लिए ये वाला फ्रेम जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इस केस में हमको क्या लेके चलना है, जो आपका वाई डैश है आपका इस फ्रेम के अंदर, पार्टिकल के जो फ्रेम के अंदर पार्टिकल की जो y कोऑर्डिनेट है y डैश, उसको मैं y के बराबर ही मानूंगा। z कोऑर्डिनेट है उसको मैं z के बराबर मानूंगा, ठीक है ना। ये बात और ध्यान रखना कि y कोऑर्डिनेट है वो z कोऑर्डिनेट के, y कोऑर्डिनेट जो है PARALLEL पैरेलल होंगे। y कोऑर्डिनेट इसका ये वाला y कोऑर्डिनेट और ये वाला y डैश कोऑर्डिनेट दोनों क्या माने जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल माने जाएंगे, क्योंकि जब ये वाला फ्रेम इधर मूव कर रहा है तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो हमेशा पैरेलल ही रहेगा। सिमिलरली आपका z वाला फ्रेम भी क्या रहेगा, z वाली एक्सिस भी क्या रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। बाहर की तरफ होगा z डैश और ये वाला z होगा अंदर की साइड में, तो क्या माना जाएगा, ये वाला पैरेलल माना जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, साथ साथ में आपका जो x वाला फ्रेम जो है, x डैश फ्रेम एंड x फ्रेम आर अलोंग द सेम लाइन, अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्सिस। ये बात बड़ी ध्यान देने की है
कि एक्स एक्सिस जो है वो और आपका एक्स डैश वाला जो एक्सिस है, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हों एक ही लाइन के अलोंग क्या करेंगे, मूव करेंगे, एक ही लाइन के अलोंग होंगे, ठीक है ना, सेम लाइन के। और ये वाले क्या करेंगे, पैरेलल होंगे, और जेड वाले भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के बारे में तो हमें बातें पता चल गई कि एक्स वाई जेड को क्या लेके चलना है। वाई और जेड आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। एक्स वाला और एक्स डैश क्या होता है, अलोंग द सेम लाइन होता है। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम की बात क्या करेंगे, जब ये वाला फ्रेम, अगर मैं इस फ्रेम को इसके ऊपर रख देता हूं, यानी ओ एंड ओ डैश आर ओवरलैप्ड, इसका मतलब है जब मैं इन दोनों फ्रेम को ऊपर नीचे रखता हूं तो ओ डैश ने ओ को क्या कर लिया, कवर कर लिया है। उस सिचुएशन के अंदर, पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मैं मान के चलूंगा मेरा टाइम कितना होगा, 0 होगा। टाइम कितना होगा भाई, 0 होगा दोनों फ्रेम के लिए। किसके लिए, दोनों फ्रेम के लिए, मतलब टी भी 0 होगा और टी डैश भी 0 होगा। टी और टी डैश दोनों 0 कब कंसीडर किए जाएंगे, जब दोनों फ्रेम का ओरिजिन क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। हो सकता है कि ये वाला फ्रेम पहले इससे पीछे था, मूव करता करता इसको क्रॉस करके आगे आ गया हो सकता है कि ये वाला फ्रेम इससे आगे हो सकता है इसके ऊपर हो। तो अगर ये इससे आगे होगा तो टाइम में प्लस आएगा, अगर पीछे होगा तो टाइम में माइनस आएगा। लेकिन अगर ये इसके बिल्कुल ऊपर है तो इसका मतलब वहां पे टाइम कंसीडर किया जाएगा 0, दोनों ही फ्रेम के लिए टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में जो है हम लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे आज के लेक्चर की, वो है आपकी इवेंट। अब आपको जो है इवेंट के बारे में समझना पड़ेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर कॉमन वर्ड जो बार बार आपको यूज करने को मिलेगा वो होता है आपका इवेंट, ठीक है ना। तो इवेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इवेंट का बेसिक फंडा होता है व्हेन एंड वेयर। व्हेन एंड वेयर मतलब कोई भी घटना जो है, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट जो है कब हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ डजेंट मैटर। हमें नहीं मतलब कि वो घटना कैसे हुई है, हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो कब हुआ और कहाँ हुआ, मतलब उसकी पोजीशनिंग और उसकी टाइमिंग, कितने टाइम पे हुआ था और कहाँ हुआ था, वो हमको पढ़ना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेशल हो, ठीक है ना। ये दो चीजें हमको पढ़नी है। तो भाई मैंने एक जो है इवेंट जो है कंसिडर कर लिया है, एक इवेंट कंसिडर कर लिया है एक्स वाई जेड के ऊपर, ठीक है ना। भाई मान लो कि ये किसी फ्रेम में एक्स वाई और जेड, ये मेरा पॉइंट का जो पोजीशन है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई भी घटना जो है यहाँ पे हुई एक्स वाई जेड के ऊपर, और उस वक्त टाइम का कोऑर्डिनेट में टी मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, टी मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक फ्रेम के अंदर माना है, एक फ्रेम के अंदर। वही अगर मैं इस घटना को किसी दूसरे फ्रेम से देखूं तो इसका जो पोजीशन एक्सिस है आपका वो होगा एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। दूसरे फ्रेम से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैंने इसको मान लिया है एक्स डैश। कौन से फ्रेम से देख रहा हूं मैं, एस डैश फ्रेम से देख रहा हूं किसी भी घटना को। तो इस वाले फ्रेम के हिसाब से तो उसकी पोजिशनिंग ये वाली है और इस वाले फ्रेम के हिसाब से ये वाली है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग हो गया। अब जो है एक एक्सिस से, सॉरी एक कोऑर्डिनेट से आप दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे जा सकते हैं, किसी घटना को रिलेट करते हैं एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे, या फिर हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग किसी घटना को रिलेट करें कि यहाँ से देखने पे वो घटना कैसी लग रही है और वहाँ से देखने पे ये घटना कैसी लगेगी। तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि भाई एक इंसिडेंट को ट्रांसफॉर्म किया जाए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ में, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है ना। तो भाई मैंने मान लिया, मैंने क्या मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कोई इंसिडेंट मान लिया इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। मान लेता हूँ ये यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन जो है 0 है और आपका फोर्स है वो भी 0 है, ये वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, ये सब लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इस वाले फ्रेम में जो है मैंने कोई इंसिडेंट जो है, कोई इवेंट मैंने मान लिया, जो इवेंट आपका एक्स वाई और जेड और टी टाइम पे इस वाले एक्सिस के कोऑर्डिनेट के अलोंग, इस कोऑर्डिनेट की वजह से इस फ्रेम के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और टी। वहीं इसी पार्टिकल की इवेंट का, इसी इवेंट की, इसी इंसिडेंट की अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो मेरे लिए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश, ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, दोनों की एक दूसरे के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये वाला जो फ्रेम है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो पॉइंट है, इसकी जो एक्सिस है
कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी दे रखी है, एक्स, यानी इस वाले फ्रेम से मैं ऑब्जर्व करूं तो वो पॉइंट कहाँ पे है, वो इवेंट कहाँ पे हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे हुआ, कहाँ पे हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे। तो यानी मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके और जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जो डिस्टेंस हो कितनी मान लूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। भाई उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से हिसाब से कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और अगर मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ से इस फ्रेम से देखूँ तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ, एक्स डैश होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं। अच्छा, अब पूछता है कि इस वाले कोऑर्डिनेट से और इस वाले कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इस वाले कोऑर्डिनेट से इस वाले कोऑर्डिनेट का मतलब इसके ओरिजिन से इसके ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो कंप्लीट आपको पता कितना है, एक्स से, और आपको लेस कर देना उसमें एक्स डैश, तो आपको ये मिल जाएगा, है कि नहीं। देखो यही तो होगा आपका एक्स माइनस का एक्स डैश, यानी इस एक्स कंप्लीट में से मैं एक्स डैश को लेस कर दूं तो मुझे यही तो मिलेगा, है ना। तो मुझे ये निकाल के लेके आना है कि ये वाला होगा क्या, ठीक है ना, ये वाला हो गया का। अब बताओ कि भाई ये वाला जो है, ये वाला कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे था तो दोनों का टाइम कितना माना था मैंने, 0 माना था। अब ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ से आपका फ्रेम जो वहां पे चला गया है, तो इतने डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली। तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू टाइम। जब यहाँ पे था तो टाइम कितना था, 0, और यहाँ पे था तो टाइम कितना हो गया, t हो गया। इसका मतलब जो टाइम जो लिया है वो t लिया है, और जो स्पीड है उसकी वो कितनी है, v। इसकी जो स्पीड है वो मैंने कांस्टेंट मानी हुई है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम, तो कितना होना चाहिए, vt होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई, vt होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो x माइनस एक्स डैश जो होता है वो किसके बराबर होगा, vt के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, vt के बराबर होगा। मैंने एक रिलेशन निकाल लिया है x और x डैश के बीच में, यानी पोजीशन जो आपका है वो x डैश और x फ्रेम में आपका क्या रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच का। तो x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होता है भाई, vt होता है। क्या होता है, vt होता है। तो यहां से मैं लिखूंगा x बराबर क्या होगा, x डैश प्लस का vt, क्या होगा, x डैश प्लस का vt होगा। क्या होगा, x डैश प्लस का vt होगा, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली बोल रहा है अगर मुझे x डैश चाहिए यहाँ से तो क्या होगा, x माइनस का vt होगा। x माइनस का क्या होगा, vt हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में जो है अगर मैं y वाले की बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। पार्टिकल जो हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। सिमिलरली जेड डैश भी मेरा क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, ठीक है। जेड डैश भी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। और टाइम का कोऑर्डिनेट भी क्या है, सेम है, टी डैश इज इक्वल टू टी। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपकी जनरल थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई आपका फ्रेम मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उस फ्रेम के अंदर कोई इवेंट हुआ तो उस इवेंट की जो पोजीशनिंग है वो अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग x, y और z में मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो आप देख पा रहे हैं कि जो y और z और टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हुआ है। दोनों घटनाओं के लिए टाइम क्या है, सेम है, टाइम में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन x एक्सिस के अंदर जो है चेंज आया है। ये वाला कोऑर्डिनेट है x डैश का, इसको हमने लिखा है x माइनस वी, ठीक है। ये वाला जो फ्रेम है ये vt डिस्प्लेसमेंट पीछे है हमसे, इसलिए मैंने लिखा है x डैश इज इक्वल टू x माइनस का vt, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं आपकी ये कहलाती हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक कोऑर्डिनेट से एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स की बात करता हूँ कि अगर हम लोग उस फ्रेम से इसमें आना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होगा हमारा, तो हमारे फॉर्मूले होंगे क्या, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस का वीटी डैश, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस का वीटी डैश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और आपका जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई डैश। z वाला कोऑर्डिनेट होगा z इज इक्वल टू z डैश, और t इज इक्वल टू क्या होगा, t डैश। यानी x को छोड़ के y, z और टाइम के अंदर आपके कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं आएगा। दोनों फ्रेम के लिए y का कोऑर्डिनेट वही होगा। देख लीजिए आप, यहाँ से मैं ऊपर की साइड में चलता हूँ तो मेरा पार्टिकल जो है यहाँ पे है, ठीक है ना। और अगर मैं इस फ्रेम से देखूं तो भी मेरा पार्टिकल उतनी डिस्टेंस के ऊपर है, x डिस्टेंस y डिस्टेंस दोनों की सेम है। ऐसे में z की बात करूं तो z फ्रेम के लिए भी दोनों डिस्टेंस सेम है। मैं टाइम की बात करूं तो दोनों का टाइम भी क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आपका ट्रांसफॉर्मेशन है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है
इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो है हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था ये दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आगे चल के हम लोग जो है लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे, जो कि असली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। मतलब जो आपकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है उसमें आपका इतना ज़्यादा मतलब बदलाव नहीं आता है हमारे रूल्स के ऊपर, हमारे लॉज के ऊपर, सब सही रहता है, ठीक ठाक रहता है, हम उसको मान लेते हैं। ये सब गैलीलियो ने बताया था, इसलिए हम लोग इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अदरवाइज आपका एक लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पोजीशन और टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने यहाँ पे आपको समझाए, ऐसे इसमें चेंज हमने देखा, ठीक है ना। ये था आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आई बात आपको? ये वाली बात समझ में आई है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये हमने कैसे निकाली? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, पहले यहाँ पे था, x डिस्टेंस आगे आ गया तो आपका कितना हो गया? vt डिस्टेंस कवर कर ली इसने, तो x में से मैंने x टेस्ट लेस कर दिया तो मुझे vt मिला, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका vt आ गया। तो x माइनस x डैश इज इक्वल टू वी टी हो गया, x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे जाने का तरीका। अच्छा, अब जो है हम लोग बात करते हैं, जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट कर लिए हैं तो अब हम लोग वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट भी करने में कोई दिक्कत नहीं समझते, ठीक है ना। भाई आपको डिस्प्लेसमेंट अगर आ जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, उसको हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए भाई, मान लो कि अब ये जो पार्टिकल था अब यहाँ की बजाय कुछ टाइम के बाद में वहाँ चला गया है। कहाँ चला गया है? किसी दूसरे कोऑर्डिनेट पे चला गया है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो मुझे कुछ अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा एक्स और z प्लस डेल्टा एक्स और t प्लस डेल्टा टी, ठीक है ना। यानी जब आपका पार्टिकल जो है कुछ टाइम के बाद में, स्मॉल टाइम के बाद में डिस्प्लेस होकर वहाँ चला गया, इसका मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी आई है, ठीक है ना। तो पहले मैं केवल पोजीशन के कोऑर्डिनेट समझ रहा था, अब मैं वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट जानने की कोशिश कर रहा हूँ गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो अभी जो है ये कोऑर्डिनेट होंगे x प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस डी एक्स। सिमिलरली आपके जो ये वाला जो फ्रेम है उसके लिए क्या होंगे? x डैश प्लस का डी एक्स डैश प्लस यहाँ पे आएगा y डैश प्लस का डी वाई डैश प्लस z डैश प्लस का डी जेड डैश और आपका t डैश प्लस का आपका डी टी डैश। मतलब स्मॉल चेंज आपका दोनों के अंदर मैंने कर दिया है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बदलाव दोनों में मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आ गया, x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है vx, वेलोसिटी निकालनी है x फ्रेम के अंदर, इस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी vx निकालनी, तो कैसे निकालोगे बताओ? dx अपॉन में dt। कैसे निकालोगे? dx अपॉन में dt। x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, ये रही, पुट कर दोगे। सिमिलरली आपको vy निकालना हो तो वो क्या होगी? आपकी dy अपॉन dt होगी। सिमिलरली आपको vz निकालना हो तो आपका dz अपॉन में dt होगा। यानी vx यानी x के अंदर वेलोसिटी का कितना चेंज आएगा, इस वाले फ्रेम के हिसाब से y में कितना चेंज आएगा और z में कितना चेंज आएगा, मैं इससे निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले फ्रेम के लिए। भाई आपका जो vx डैश है, vx डैश है, उसमें कितना चेंज आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। vx डैश तो हम लोग क्या लिखेंगे? dx डैश अपॉन में dt डैश। vx डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? dx डैश अपॉन में dt डैश। अब देखो हमने पढ़ा कि चाहे हम लोग इस फ्रेम की बात करें चाहे इस फ्रेम की बात करें, तो ये वाला फ्रेम इसके लिए इनर्शियल है, ये वाला फ्रेम इसके लिए इनर्शियल है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो उसमें दोनों इनर्शियल होते हैं। तो उस केस में जो टाइम जो होता है वो दोनों के लिए क्या होता है? सेम होता है, सेम घड़ी दोनों की चलती है, ठीक है ना। तो टी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? टी डैश कर सकता हूँ, टी डैश की जगह मैं टी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे एक्स डैश की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता ही रही, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं और टी डैश की जगह मैं टी पुट कर सकता हूँ, तो मैं इसको डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो यहाँ पे वी एक्स डैश आएगा डी अपॉन में डी टी और एक्स डैश की वैल्यू ये रही आपकी एक्स माइनस का वी टी, यानी इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। कर दीजिए डेरिवेटिव। वी एक्स डैश आएगा आपका डी एक्स अपॉन में डी टी माइनस का वी डी टी अपॉन में डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। तो वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या है बताओ? डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ से देखो, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वी एक्स होता है, तो वी एक्स माइनस का वी। तो मेरे पास में एक्स डैश फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या आएगी? वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस का कितना आएगा? वी आएगा। वी एक्स माइनस का कितना आएगा? वी आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ वी वाई की, यानी वी वाई डैश अगर मैं निकालूँ तो क्या आनी चाहिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
फॉर्मूले को पुट करना है, कुछ भी नहीं करना, हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी रखी हुई हैं। अब देखिए मैं वाई डैश की बात करता हूँ, ठीक है ना, इसकी बात करता हूँ वाई डैश की, यहाँ पे करते हैं बात इसकी। ये हो गया आपका वी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन में डी टी डैश। अब देखो वाई डैश भी किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और टी डैश भी किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो मैं चेंज कर दूं तो मैं आप लिखता हूँ डी वाई अपॉन में डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर है, वी वाई के बराबर है। तो ये तो इक्वल आ गए। इसका मतलब जो x वाली जो वेलोसिटी है उसमें चेंज फिर से आएगा, लेकिन y वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई, दोनों फ्रेम के लिए y में जो वेलोसिटी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि मेरा जो s डैश फ्रेम है वो v वेलोसिटी से x की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर यही फ्रेम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा होता तो y वाले कोऑर्डिनेट में चेंज आता, x वाला कोऑर्डिनेट एक जी रह जाता, ठीक है ना। सिमिलरली z वाले कोऑर्डिनेट की कहानी भी यही है, वी जेड डैश इज इक्वल टू डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश दैट इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी टी दैट इज इक्वल टू वी जेड। तो वी जेड डैश फिर से कितना आ गया, वी जेड के इक्वल आ गया है, ठीक है ना। वी जेड किसके इक्वल आ गया है, वी डैश के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इनको हम लोग बोला करते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन बोला करते हैं। सिमिलरली इनको हम लोग बोला करते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला करते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं तो उससे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, और जब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो हम लोग जो है इसके निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब मैं इन सभी की जगह मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ। देखो क्या, एक ही लाइन में मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएंगे, वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस का वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई, वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड। ये तीनों किसके ट्रांसफॉर्मेशन है, वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। तो आप देख रहे हैं कि वाई और जेड का कांस्टेंट सेम है, और लेकिन एक्स में चेंज आया है, बिकॉज आपका जो फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आपके जो पोजीशन वाले हैं वो आपको पता ही चल गया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। एक्स डैश जो वाला है वो आपका आएगा एक्स माइनस का वी टी, वाई डैश वाला आएगा वो आपका वाई आएगा, जेड डैश वाला आपका जेड आएगा, टी डैश वाला आपका टी आएगा। ये सब सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बाकी मैं साफ कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन के फ्रेम के अंदर। एक्सेलरेशन का जो है क्या कोऑर्डिनेट आएंगे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है। अगर मुझे ए एक्स डैश निकालना हो तो आपको पता है डी वी एक्स डैश अपॉन में डी टी डैश निकालना पड़ेगा। वी एक्स डैश कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। वी एक्स डैश मुझे पता है, पुट कर दीजिए डी अपॉन में डी टी डैश। डी टी डैश की जगह मैं क्या कर दूँ, टी कर दूँ, टी डैश इज इक्वल टू टी। यहाँ पे आएगा वी एक्स माइनस का वी, डेरिवेटिव करना है डी वी एक्स अपॉन डी टी, डी वी एक्स अपॉन में डी टी माइनस, यहाँ पे मैं जीरो कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो वेलोसिटी है v, ये कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, तो dv बाई डी टी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो मुझे आंसर मिलेगा ए एक्स डैश इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी। तो ए एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स। ये क्या होगा, ए एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं सिमिलरली अगर मैं ए वाई डैश निकालूं तो ए वाई डैश क्या आना चाहिए बताओ, डी वी वाई डैश अपॉन में डी टी डैश दैट इज इक्वल टू डी वी वाई अपॉन में डी टी दैट इज इक्वल टू ए वाई। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई आ रहा है, ए एक्स डैश आपका ए एक्स आ रहा है। सिमिलरली आपका जो है ए जेड डैश भी क्या आएगा, ए जेड आएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमको मिला इस ट्रांसफॉर्मेशन से, वो आपका एक्सेलरेशन वाले फ्रेम का। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा कि पोजीशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स में चेंज आ रहा था, वाई जेड में चेंज नहीं आ रहा था। वेलोसिटी में देखा तो एक्स में चेंज आ रहा था, वाई जेड में चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन एक्सेलरेशन में बिल्कुल आपको डिफरेंट रिजल्ट्स आपको मिले, चमत्कार वाले रिजल्ट मिले। एक्स वाई और जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया। यानी आपको एक बात पता चल गई कि अगर एक फ्रेम आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक फ्रेम आपका रेस्ट में है, तो एक फ्रेम के लिए दूसरा फ्रेम इनर्शियल होगा, दूसरे के लिए पहला इनर्शियल होगा। तो उन फ्रेम्स के अंदर पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट वेरिएंट होगी, आपका वेलोसिटी इनवेरिएंट होगी, आपका वेलोसिटी वेरिएंट होगी, लेकिन आपकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, इनवेरिएंट होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये जो चीजें थी आपकी, ये थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने सीखा।
अब जो है हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे न्यूटन्स लॉ का इनवेरिएंस, कि भाई क्या न्यूटन्स का जो लॉ है, सेकंड लॉ जो ऑफ न्यूटन का है, क्या वो हमारे इन फ्रेम्स के अंदर क्या वैलिड होता है कि नहीं होता है, क्या वो फेल हो जाता है, क्या वो चेंज हो जाता है या वो सेम रहता है। वेरिएंस और इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ इन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगले लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको जितना भी हमने आपको करवाया आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट JRF की, तो आपके लिए ये चैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है लगातार इसकी वीडियो देखते रहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी पक्का एग्जाम में आता है, तो हमने वहाँ पे भी वीडियोस डाली हुई हैं, सीरीज पूरी डाली हुई है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको और लाप्लास का भी एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा और थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन भी आपको पक्का मिलता है। इसलिए हम लोग पहले वही पार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको नंबर लेना आसान होता है और क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। आपका अपना फिजिक्स गुरु आपके साथ में रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।